देश में सब तरफ से संकट चल रहा है, लेकिन हमारा ध्यान किन पे है? हमारा ध्यान कुछ बिल्कुल इधर उधर की चीजों पे है। ध्यान किस पे है आज? आज मीडिया का सारा ध्यान है राजस्थान पे, क्योंकि ऐसी खबर है, मैं व्यक्तिगत रूप से उसकी पुष्टि नहीं कर पाऊंगा, लेकिन खबर है कि सचिन पायलट अब बीजेपी जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब अगले 3-4 दिन तक जो कुछ होगा वो आप अनुमान कर सकते हैं। लंबी चर्चाएं होंगी, इसके बारे में डिस्कशन होगा कि बीजेपी ने ठीक किया नहीं किया। उससे भी ज्यादा चर्चा इस बात के बारे में होगी कि कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी ने ठीक मैनेज किया नहीं किया, अशोक गहलोत और इनके इक्वेशन को कैसे करना चाहिए था। इस सब पे चर्चा मीडिया में होगी, खुल के होगी। और आजकल तो मीडिया में टीवी चैनल्स के ऊपर ऐसे चर्चा होती है जैसे सब्जी मंडी के अंदर बातचीत हो रही हो, यार दाम ठीक नहीं लगा है, मैं दूसरी दुकान पे जा रहा हूं। अब राजनीति में खुल के बकरा मंडी, घोड़ा मंडी, इसकी बातें होती हैं। आज सुबह अखबार में छपी थी खबर कि इसके बारे में 15-20 करोड़ रुपया प्रति एमएलए दिया जा रहा है। ये सब चर्चा खुल के हो रही है, किसी को इसके बारे में कोई विशेष दुख चिंता का विषय नहीं लगता। ये सब राजनीति की सामान्य घटनाएं लगती हैं, इसी के बारे में चर्चा होगी। चर्चा किसके बारे में हो रही है? चर्चा विकास दुबे के बारे में हो रही है, होनी चाहिए, लेकिन चर्चा क्या हो रही है? गुंडा था, मर गया, अच्छा हुआ। अब गुंडा था, इसके बारे में कोई संदेह नहीं। अगर न्याय प्रक्रिया उसके साथ सही से न्याय करती तो उसे सजाए मौत मिलनी चाहिए थी, इसमें कोई विशेष संदेह नहीं लगता। ऐसे व्यक्ति की मौत पे अफसोस क्यों होना चाहिए? शायद नहीं हो, शायद मां को तो होगा, बहन को होगा, घर में पिता कुछ भी बोले, हो सकता है उनको कुछ अफसोस हो ही रहा होगा, लेकिन समाज में कोई अफसोस होगा? नहीं होना चाहिए। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि विकास दुबे के साथ साथ हमने कानून व्यवस्था की भी हत्या कर दी? अगर वैसा है तो हम सबको चिंतित होना चाहिए। इसलिए नहीं कि विकास कोई निरपराधी व्यक्ति था, जिस तरह के काम किए थे बिल्कुल स्पष्ट था, गुंडा था जिसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। और संरक्षण सिर्फ एक पार्टी से नहीं रहा होगा, एक नेता से नहीं रहा होगा। सालों साल ये लोग गुंडाई करते हुए अपना कैरियर बनाते हुए ऊपर बढ़ते हैं। सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन इनकी सरकार बनी रहती है। और इस प्रकरण में जो कुछ हुआ उसके बाद तो कोई संदेह ही नहीं बचता कि ये बिल्कुल खुल्लम खुल्ला पुलिस ने तय किया कि इस आदमी का मुंह नहीं खुलने देना। ये बात, कुछ बातें इस प्रकरण में बिल्कुल स्पष्ट है कि उसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, इसलिए वो वहां पे टिका हुआ था। पुलिस में उसके लोग थे जिन्होंने उसको वक्त से पहले बता दिया। पुलिस के अंदर जो लोग शिकायत कर रहे थे, कह रहे थे कि भाई लोकल थानेदार बिका हुआ है, पुलिस के लोग उसके हाथ में बिके हुए हैं। जो चिट्ठी लिख रहे थे डीआईजी को, उन चिट्ठियों की सुनवाई नहीं हो रही थी। वो डीएसपी स्वयं मारे गए मिश्रा जी, जो कि शिकायत कर रहे थे इसके बारे में। ये तय है कि एक बार वो वहां से भागा तो तय कर लिया गया कि अब इसे मार देना है। ये बात विकास को भी पता थी कि उसको मार देना है, इसलिए उसने जाके मध्य प्रदेश में सरेंडर किया। पकड़ा वकड़ा कुछ नहीं किया, धड़ल्ले से सरेंडर किया। हम सब जानते हैं कि वहां उसको पकड़ने से एक दिन पहले उज्जैन के उस थाने के पूरे स्टाफ को बदला गया, सिर्फ 24 घंटा पहले। हम ये भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर, जिनके तहत ये सब चीजें हो रही थी, वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में कानपुर में पोस्टेड थे वहां पे करने के लिए। अब आप अनुमान लगा सकते हैं क्या संबंध हो सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अखबारों में सब कयास चल रहे हैं कि ये तार थे गए। इसलिए उन्होंने जाके मध्य प्रदेश में, विकास ने जाके सरेंडर किया। जब सरेंडर किया उस वक्त से सब लोग कह रहे थे कि इस आदमी को अब रास्ते में मार दिया जाएगा। सारा एविडेंस पब्लिक डोमेन में है। उसको मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश ला रहे हैं, प्रॉपर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया। मध्य प्रदेश के अंदर भी जो किया जाना चाहिए था उसका प्रॉपर, कानपुर पहुंचने से पहले सड़क पे ट्रैफिक रोक दिया जाता है। पीछे जो जर्नलिस्ट आ रहे थे उनकी गाड़ियों को रोक के, एक जर्नलिस्ट की गाड़ी की चाबी निकाल के उसको रोक दिया जाता है पहले ही, दूसरे को 15 मिनट पहले उसकी गाड़ियां रोक दी जाती हैं।
और उसके थोड़ी देर बाद 15 मिनट बाद ठाए ठाए की आवाज आती है। पुलिस कहती है कि देखिए गाड़ी में पंक्चर हो गया था। अब देखिए कैसी अद्भुत चीजें हैं, गाड़ी में पंक्चर होता है, कोई टायर के निशान नहीं बनते, बाद में वो रिकॉर्ड करते हैं अखबार के फ्रंट पेज पे। मुझे कोई खुफिया जानकारी नहीं है, सब अखबार के फ्रंट पेज पे है कि ये सब होने के बाद वहां क्रेन से एक सड़क के ऊपर टायर के निशान बनाए जा रहे थे। एक्सीडेंट हुए, सब कुछ एनकाउंटर होने के 2 घंटे के बाद वहां पे सड़क पे निशान बनाए जा रहे हैं। पुलिस कहती है कि गाड़ी उलट गई और उसमें से विकास दुबे भाग निकला, लेकिन ऐसी उल्टी की गाड़ी का एक भी दरवाजा नहीं खुला। दरवाजा नहीं खुला लेकिन उसमें से विकास दुबे भाग निकला। और मजे की बात सुन लीजिए कि एनकाउंटर से आधा घंटा पहले विकास दुबे को किसी स्कॉर्पियो गाड़ी के अंदर रखा हुआ मिला था, वहां पे जा रहा था, उसका फोटो लिया गया, स्कॉर्पियो गाड़ी में पकड़ के उसको पुलिस ने रखा है। जो गाड़ी उल्टी है वो महिंद्रा गाड़ी है, एक दूसरी गाड़ी उल्टी है। और वो आदमी जो एक दिन पहले उज्जैन में धड़ल्ले से निहत्थे घूमते हुए अपने आप को अरेस्ट करवाता है, दुनिया को बताता है मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला, वो आदमी अब ऐसे में कानपुर के पास आके भागने की कोशिश कर रहा है। आप सोचिए, जैसा हमारे साथी राजीव ध्यानी जी ने कहा कि यार ये यूपी पुलिस को कुछ बॉम्बे से कोई स्क्रिप्ट राइटर बुला लेना चाहिए, कम से कम कहानी तो अच्छा लिखा करे। किसे विश्वास होगा आप बताइए ऐसी चीजों पर। और ऐसे में जबकि इस देश में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, अफसोस इस देश में शायद किसी को इस बात का नहीं है कि ये गुंडा मारा गया। अफसोस इस बात का है कि ये जो रास्ता ठीक करार दिया जा रहा है, कल को उस रास्ते का प्रयोग जब निर्दोष लोगों के लिए होगा, या आज भी जिसका प्रयोग निर्दोष लोगों को मारने के लिए हो रहा है, एक बार आप गली खोल दीजिए, पहले उस गली में से आप जिसे पसंद नहीं करते उसको भगाएंगे, बाद में दूसरे लोग भी भागेंगे उसमें से। और ये सब हो रहा है। एक बार अगर ये अनुमति हो जाए कि पुलिस जिसको चाहे मार दे, तो भाई फिर कोर्ट कचहरी किसके लिए? फिर कल को अगर बिल्कुल निर्दोष व्यक्ति को जब मारा जाता है, और उत्तर प्रदेश पुलिस पहली बार नहीं कर रही है, इंडियन एक्सप्रेस में परसों खबर थी कि 109वां एनकाउंटर है, 109 एनकाउंटर हो चुके हैं। या तो उत्तर प्रदेश ऐसी विशेष जगह है जहां सारे अपराधी हमेशा टायर पंचर होने पे भागते हैं और फिर उनको गोली मारनी पड़ती है, या सारा का सारा फ्रॉड है, हम सब जानते हैं। तो अफसोस, एक तो चिंता की बात यह है कि अगर पुलिस को यह अथॉरिटी मिल जाती है तो किस किस का नंबर आएगा। हम देख रहे हैं किस किस का नंबर आ रहा है इस वक्त ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में। और दूसरी चिंता इस बात की है कि विकास दुबे को मारा क्यों गया? क्योंकि उसके पास राज थे, सत्ताधारी पार्टी के राज थे, पुलिस के बड़े बड़े अफसरों के राज थे, सबका नाम खुलना था। इसलिए सब ने मिलकर तय किया कि उसे चुप कर दो। तो क्राइम पॉलिटिक्स का नेक्सस तोड़ने का ये जो अवसर था, इस बहाने अगर एक बार तार खुलने शुरू होते, उधड़ने शुरू होते, बात निकलती तो दूर तलक जाती और पता नहीं कौन कौन लोग इसके चक्कर में आते। उसको बंद किया गया। आप कल्पना कीजिए, अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से एक फोन चला गया होता कि देखो इस आदमी को पकड़ के लाना है, पूछताछ करनी है और मैं चाहता हूं इससे ठीक पता लगे, आपको लगता है ऐसे में एनकाउंटर होता? कौन कौन शामिल है? अगर कल को इलाहाबाद हाई कोर्ट इतना ऑर्डर कर दे कि हम चाहते हैं कि इसके एक एक तथ्य की जानकारी ली जाए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कल अगर इतना कह दे कि इसके सारे कागज फ्रीज करो, मेरे पास लाओ, और सीधा सुप्रीम कोर्ट का एक जज इसकी जांच करेगा, तो किसी की हिम्मत होगी इन बातों को छुपाने की? और अगर एक बार अफसरों को पता लग गया जो इस एनकाउंटर में थे कि भैया या तो नौकरी जाएगी या 25 साल जेल में लगाने पड़ेंगे, या दोनों होगा, देखिए कैसे उगलना शुरू करते हैं अपने नेताओं का नाम। ये आज भी किया जा सकता है। विकास दुबे भले ही मर गया हो, उसके प्रोटेक्टर्स को आज भी ढूंढा जा सकता है, बशर्ते की क्षमता हो, बशर्ते की इच्छा हो। दिक्कत यह है कि ये इच्छा समाप्त हो रही है, और इसलिए हमें चिंता करनी चाहिए। इस पे चिंता करने के बजाय बाकी इधर उधर की तमाम चीजों की कहानियां बताई जा रही हैं। लखनऊ से खबर आती है कि एसआर दारापुरी जी, श्रीराम दारापुरी शायद नाम है उनका पूरा, दारापुरी जी
जो पुलिस के आईजी रह चुके हैं, छोटे मोटे नहीं, उत्तर प्रदेश पुलिस के टॉप ऑफिसर्स में से रह चुके हैं, उनके खिलाफ आरोप क्या है कि आपने सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। ठीक है भाई, आप उनके खिलाफ मुकदमा चलाइए अगर ये गैरकानूनी काम है तो। मगर क्या कर रही है पुलिस? कह रही है आप 63 लाख रुपया जुर्माना भरो, क्योंकि जो कुछ लखनऊ में दंगा फसाद हुआ वो आपकी स्पीच की वजह से हुआ होगा, इसलिए आप 63 लाख जुर्माना दो। किस नियम के तहत? वो नियम जो कि उस दिन था नहीं जब ये घटनाएं हुई, बाद में। ये बिल्कुल तो गैरकानूनी चीज है। आप या तो सीधा संबंध स्थापित कीजिए, आप बताइए कि इस व्यक्ति ने ये काम किया, हिंसा की, जिसकी वजह से ये हुआ, कोर्ट में साबित कीजिए, उसके बाद उससे जुर्माना लीजिए। कोर्ट में साबित किए बिना, उस समय जबकि ये कानून था भी नहीं जो अभी उत्तर प्रदेश ने बनाया है, उसके आधार पे उनसे मांगा जा रहा है 63 लाख रुपए जुर्माना। और जुर्माना मांगने से भी पहले पुलिस उनके घर में जाके धमकाती है, उनके बच्चों को, कैंसर है दारापुरी जी को, उनके बच्चों को, पोतों को धमकाती है, तुम्हारे घर का सामान उठा के ले जाएंगे। ये सब चीजें अखबार में फ्रंट पेज पे छप रही है। क्या हो रहा है इस देश में? एक तरफ महासंकट, दूसरी तरफ ये सब खेल चल रहे हैं। खेल चल रहे हैं राजस्थान में, खेल चल रहे हैं मणिपुर में, खेल चल रहे थे मध्य प्रदेश में, राज्यसभा के चुनाव का खेल चल रहा है, बिहार के चुनाव की पूरी तैयारी है। महासंकट से जनता लड़ेगी, चीन से फौज लड़ेगी, और पार्टियां सिर्फ चुनाव और राजनीति के खेल लड़ेगी। ये स्थिति आ गई। आमतौर पे मैं अपनी बातचीत की शुरुआत कोरोना वायरस के फिगर्स देके करता हूं। आज मैंने सोचा कि अब आपको बताता हूं, क्योंकि तीनों संकटों का आज विश्लेषण करना चाहता हूं। आज के इस विशेष फेसबुक लाइव में मैं आपके सामने एक सीधी सी बात रखना चाहता हूं, आप सब लोगों के जिसके मन में होगा कि भाई देश में सब कुछ हो रहा है, मैं क्या कर सकता हूं। हम विकास दुबे प्रकरण देखते हैं, राजस्थान में जो हो रहा है वो देखते हैं, राजनीति के खेल देखते हैं, और फिर हम सबके मन में आता है कि क्या मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता? चलो वो तो कुछ काम के नहीं है, ये तो अपने खेल कर रहे हैं, सरकारों ने हाथ खड़ा कर दिया, क्या मैं नहीं कुछ कर सकता? हम कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ये सूचना आपसे शेयर करने के लिए पहले भी मैं करता रहा हूं, लेकिन अब हमारे पास बिल्कुल एक कॉन्क्रीट प्लान है। वो प्लान आपसे शेयर करने के लिए आज हम फेसबुक लाइव कर रहे हैं। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि संकट इस वक्त क्या है, चाहे वो फ्रंट पेज पे ना आ रहा हो। संकट क्या है, कितना गहरा है, फिर हम क्या कर सकते हैं। आज देश के सामने 3 संकट हैं। एक एक करके तीनों पे बस 2-2, 4-4 मिनट, 5 मिनट की बात करूंगा, और फिर मोटी बात यह कि हम अगले 100 दिन में क्या कर सकते हैं, जिसकी पूरी योजना हमने बना ली है। पायलट स्टडीज हो गए हैं, टीम तैयार हो गई है, बहुत लोग जुड़ गए हैं, आपका इंतजार है। पहले बात संकट की। 3 संकट, पहला महामारी, दूसरा अर्थव्यवस्था, बेकारी, और तीसरा हमारी सीमा पर चीन का कब्जा। तीनों संकटों के बारे में लगता है कि नहीं चले गए, क्योंकि वो अब हेडलाइन से बाहर हो गए। हेडलाइन के अंदर अभी विकास दुबे और ये सारी चीजें हैं। ये खतरे गए नहीं है, तीनों खतरे गए नहीं है, तीनों खतरे यहां हैं, हमारे जिस आंख से ओझल किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस की क्या स्थिति है, मैं पिछले कुछ फेसबुक लाइव से कह रहा हूं, अब हम बहुत गंभीर स्टेज में एंटर कर चुके हैं। इस वक्त प्रतिदिन कितने केसेस हैं आप देख रहे होंगे। बस अब ये हेडलाइन नहीं बनती, बस कहीं छोटी सी खबर आ जाती है कि पिछला रिकॉर्ड हमने तोड़ दिया है। 27,000 से ज्यादा केसेस पर डे रिकॉर्ड हो रहे हैं। आपको ध्यान है, पहले 1 लाख का फिगर कितना मुश्किल लगता था, कितना ऊंचा लगता था। 1 लाख केसेस देश में हो जाएंगे। 1 लाख तक पहुंचने में 109 दिन लगे थे। हमारे देश में जब पहला कोरोना वायरस का केस रिकॉर्ड हुआ, उसके बाद 1 लाख तक पहुंचने में 109 दिन लगे। 1 लाख से 2 लाख तक पहुंचने में कितना समय लगा? सिर्फ 15 दिन लगे। 2 से 3 लाख पे पहुंचने में सिर्फ 10 दिन लगे। 3 लाख से 4 लाख पहुंचने में अब घट के सिर्फ 8 दिन लगे।
4 लाख से 5 लाख पहुंचने में सिर्फ 6 दिन लगे। 5 से 6 और 6 से 7 पहुंचने में भी सिर्फ 5-5 दिन लगे। और अब मामला 4 दिन पे आ गया है। 7 लाख से 8 लाख पहुंचने में हमें सिर्फ 4 दिन लगे, यानी कि 25,000 से ज्यादा केसेस हर दिन हो रहे हैं। और वो वक्त भी दूर नहीं जबकि पर डे हम कोई 30-33 हजार पे पहुंच सकते हैं, यानी कि 3 दिन में 1 लाख का आंकड़ा क्रॉस हो सकता है। बहुत संगीन स्थिति है। हेडलाइन से कोई खबर उतर गई है, इसका मतलब है कि खबर छोटी है नहीं है। कल रात तक, ये मैं द हिंदू के डेटा को रिकॉर्ड कर रहा हूं, कल रात तक देश में 8.5 लाख केसेस थे। 8,49,788, 8,49,788। एक दिन में 27,175, 27,175 डेथ्स जो है वो 22,000 के करीब पहुंच चुकी है। 22,000 से ज्यादा, 22,683 डेथ देश में पहुंच चुकी है। ये इस वक्त का आंकड़ा है। लेकिन आंकड़ों से कई बार बात समझ नहीं आती। लगता है अच्छा ठीक है, इतना है, 8,50,000 कहां खड़े हैं, कहां हम जाएंगे। मैं मोटे तौर पे समझा दूं, ये आंकड़े में के हिसाब से हम कहां हैं। इस वक्त हम दुनिया के नंबर 3 हो गए। याद रखिए, हमने कहा था 2 महीना पहले प्रधानमंत्री देश को बताते थे कि भारत इतने शानदार तरीके से कोरोना वायरस से डील कर रहा है कि लोग भारत को मॉडल के रूप में देखते हैं। लोग पूछते हैं कि इंडिया में आपने कैसे किया। अब हम दुनिया के सबसे बुरे तरफ बढ़ते जा रहे हैं, बने नहीं अभी भी नंबर 1 पे कौन है? अमेरिका। अमेरिका के अंदर कुल केसेस वहां अब 33 लाख से ज्यादा हो गए हैं, 33 लाख से ज्यादा हो गए, और पर डे 60,000 से ज्यादा केसेस है। अमेरिका आगे है, अभी काफी समय तक हमसे आगे रहेगा। नंबर 2 पे ब्राजील है। ब्राजील में टोटल केसेस 18 लाख से ज्यादा है, पर डे उनके केसेस 36,000 से ज्यादा है, हमसे आगे। लेकिन तेज बढ़ने की रफ्तार अब इंडिया की ज्यादा है ब्राजील से। हम तेजी से बढ़ रहे हैं, और यह संभावना अब यह है कि एकदम तो नहीं, अभी तो ब्राजील हमसे 2 गुना के करीब है रिकॉर्डेड केसेस में, लेकिन अब यह संभावना है कि कुछ समय बाद हम ब्राजील से आगे जा सकते हैं। नंबर 2 पे, जैसे हमने पहले कहा था कि हम पहले यूके से कम थे, रशिया से कम थे, हम उससे ऊपर जा रहे थे, वो हो गया। वैसे ही हम ब्राजील से भी ऊपर जा सकते हैं। गारंटी नहीं है, लेकिन अभी के ट्रेंड के हिसाब से ऐसा हो सकता है। और यही रिकॉर्डेड केसेस के हिसाब से आप जाएं तो यह संभव है। अभी मैं संभव कह रहा हूं। समझदार लोग जो इसको ज्यादा केयरफुली मॉनिटर कर रहे हैं वो कहते हैं कि 1 महीने से ज्यादा की कोई फोरकास्ट मत कीजिए, क्योंकि अभी कोई गारंटी नहीं हो सकती। लेकिन सिर्फ सोचने के लिए, क्योंकि आपको देश के बारे में चिंता करनी है तो आपको 3-4 महीने के बारे में सोचना पड़ेगा। जैसे प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि दिवाली के मौसम, दिवाली तक लोगों को खाद्यान्न दिया जाएगा। सोच के किया होगा कि तब तक क्राइसिस चलेगा कम से कम। तो दिवाली तक क्या स्थिति हो सकती है? मोटा अनुमान यह है कि दिवाली आते आते तक हम 1 से 2 करोड़ केसेस के बीच में कहीं पहुंच सकते हैं। 1 करोड़ केसेस हम क्रॉस कर सकते हैं। अभी हैं 8 लाख। सितंबर के महीने तक, अगस्त का महीना अंत होते होते हम क्लियरली कोई 30 लाख केसेस को क्रॉस कर जाएंगे। सितंबर का महीना खत्म होते होते 50 लाख क्रॉस करेंगे, आधा करोड़। और दिवाली का मौसम आते आते 25 नवंबर के करीब दिवाली है, तब तक ऐसा अनुमान है, आशंका है, हम 1 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर जाएंगे। और अगर 1 करोड़ का आंकड़ा हम क्रॉस करते हैं तो याद रखिए कोई 3-3.5% डेथ्स हो रही है, यानी कि 3-3.5 लाख मौत हो सकती है सिर्फ एक बीमारी की वजह से। तो स्थिति बहुत गंभीर है, और यह तब जो कि सिर्फ रिकॉर्डेड आंकड़े हैं। बार बार मैंने कहा है कि हम बहुत कम रिकॉर्ड कर रहे हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि हम टेस्ट बहुत कम कर रहे हैं। लोग डर के मारे टेस्ट नहीं करवा रहे। सरकार टेस्ट करना नहीं चाहती। सरकार कहती है नहीं, पहले एविडेंस लेके आओ तब हम टेस्ट करेंगे, नहीं तो टेस्ट ही नहीं करेंगे। लोग भी डरे हुए हैं, सरकार दबाने के मूड में है। खासतौर पे जो आंकड़े दिल्ली से हैं, गुजरात से हैं,
उत्तर प्रदेश से हैं और तेलंगाना से। इन चारों के बारे में एक्सपर्ट्स को शक है कि आंकड़े कुछ थोड़ा सा ऐसे आंकड़े जिन पे विश्वास करना थोड़ा कठिन हो रहा है, रिकॉर्डिंग कम हो रही है। आपको मोटी बात बताऊं, अमेरिका में हर 10 लाख लोगों में से उन्होंने 1 लाख लोगों का टेस्ट किया है, और हमने कितना किया है? हमने 10 लाख लोगों में से सिर्फ 8,000 का टेस्ट किया है। बाकी यूरोप के देशों की तुलना करें तो उन्होंने कम से कम 60 हजार लोगों का टेस्ट किया है 10 लाख लोगों के पीछे। यानी कि हमें जितने टेस्ट करने चाहिए थे उससे 10 गुना कम टेस्ट हमने किए। अगर हम 10 गुना टेस्ट करने लगे तो 10 गुना केसेस नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि केसेस की जो प्रोपोर्शन है वो कम हो जाएगी। मोटे तौर पे साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि टेस्ट में 5% से ज्यादा अगर आपको मरीज मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप ठीक से टेस्ट नहीं कर रहे, आप बहुत कम पॉपुलेशन का टेस्ट कर रहे हो, आप उन्हीं लोगों का टेस्ट कर रहे हो जो कि मोर और लेस जहां पे बीमारी है, बाहर आप टेस्ट कर ही नहीं रहे हो। 5% के करीब करते हैं तब ऐसा लगता है कि हां आप जितना आबादी में करना चाहिए टेस्ट उसका कर रहे हो। तो अगर हम पूरा टेस्ट करें तो यह संख्या कई गुना बढ़ेगी। मैंने पिछली बार भी आपको कहा था, कुछ वैज्ञानिकों को कोट करके कहा था। वैज्ञानिक जब प्रोफेसर मेनन से हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि उनका अनुमान ये है, उनका और उनके तमाम साइंटिस्ट साथियों का अनुमान ये है कि इस वक्त देश में जितने रिपोर्टेड केसेस हैं उससे अंदाजन 20 से 30 गुना ज्यादा रियल केसेस हैं। यानी कि अगर सरकार कह रही है कि 8 लाख लोग हैं टेस्टेड पॉजिटिव, इसका मतलब है कि कोई 1.5 से 2 करोड़ लोग इस वक्त ऑलरेडी कोरोना से प्रभावित हैं। आपको अनुमान लगा होगा इसको कैसे टेस्ट करें। दिल्ली में अभी एक सीरोलॉजिकल सर्वे हुआ है, आपको ध्यान होगा पूरे देश में एक सीरोलॉजिकल सर्वे हुआ था जिसके विश्लेषण मैंने आपके सामने रखे थे। बहुत खतरनाक उसके फाइंडिंग्स थे। सरकार ने कहा था कि हम पार्ट 1 उसका डिक्लेयर कर रहे हैं, पार्ट 2 हम अगले 3-4 दिन बाद करेंगे। वो 3-4 दिन कभी आए नहीं। सरकार को भी समझ आ गया कि ये आंकड़े ऐसे हैं जो कि पब्लिक डोमेन में रखेंगे तो इससे पोल पट्टी खुल जाएगी, सिर्फ एक सरकार की नहीं सबकी। अब दिल्ली में भी उसी तरह का सर्वे हुआ, सीरोलॉजिकल सर्वे कहते हैं, जो कि बड़ी संख्या में लोगों के खून का सैंपल लेते हैं और देखते हैं कि उसमें फायदा ये है कि उसमें आपको पता लग सकता है कि पिछले 2 महीने में कभी भी इस व्यक्ति को अगर हुआ हो तो उसके खून में उसके एंटीबॉडीज मिल जाते हैं। वो सर्वे दिल्ली में हुआ है। अब पिछले 5 दिनों से कहा जा रहा है कि उसकी रिपोर्ट कल रिलीज हो रही है, आज रिलीज हो रही है, कल रिलीज हो रही है। अनौपचारिक रूप से रिपोर्ट रिलीज हुई है, आंकड़े रिलीज हो गए हैं और वो बता रहे हैं कि दिल्ली में 15 से 20% पॉपुलेशन कोरोना वायरस पॉजिटिव है। 15 से 20% पॉपुलेशन इन्फेक्टेड है। वो सिम्टोमेटिक नहीं है, मतलब उसको बीमारी, इस बीमारी के अंदर यही है कि इसके आधे से ज्यादा मरीज ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ पता ही नहीं होता, जिनको कोई लक्षण ही नहीं है। लेकिन ये वायरस दिल्ली के 15 से 20% लोगों में है, ये बात खबर में आ रही है। दिल्ली सरकार इसका कंफर्मेशन कब करेगी पता नहीं, पर आप समझ रहे हैं 15 से 20% का मतलब क्या है। दिल्ली में कोई 2.25 करोड़ की पॉपुलेशन है, 15 से 20% का मतलब यह है कि दिल्ली में, सिर्फ दिल्ली शहर में 25 से 35 लाख तक लोग कोरोना वायरस से पीड़ित है। यहां हम कह रहे हैं पूरे देश में 8 लाख, और अगर आप कायदे से सर्वे कर रहे हैं तो सिर्फ एक शहर दिल्ली में 25 से 35 लाख मरीज हैं इस वक्त। यानी कि ये बीमारी इस वक्त एक भयंकर महामारी की शक्ल ले चुकी है और इसके बारे में देश में बहुत कम लोगों को पता है। बहुत कम लोग कोई सावधानी बरत रहे हैं। जब हमारे साथी इस पूरे रिसर्च के लिए गए, मिशन जय हिंद के अंदर हमारे साथी अलग अलग इलाकों में गए तो उन्होंने देखा, मैंने खुद अपने गांव में देखा, कोई मास्क नहीं पहन रहा। बाद में हमने सबको बैठा के बताया, भाई कम से कम मास्क नहीं तो गमछा कर लो, अपना दुपट्टा बांध लो, रुमाल बांध लो, कुछ तो करो। महामारी फैल रही है, कोई नाम सबने सुना है, हर व्यक्ति को गांव में पता है कि कोई कोरोना मैया आ गई है, कुछ है। लेकिन जब देश में इतना कम था तब हर कोई डर के बैठा हुआ था अपने घर में। अब जबकि ये बीमारी भयंकर रूप से फैल रही है, अब सब घर के बाहर तसल्ली से घूम रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और आराम से बैठो। वहीं पे ताश भी खेली जा रही है, वहीं मंडलियां भी लग रही हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं।
कोई ना तो मास्क पहन रहा है, ना कोई हाथ धोने की प्रैक्टिस कर रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का सवाल ही नहीं। ये मैं गांव की बात बता रहा हूं। शहरों में कुछ लोग डरे हुए हैं। शहर में आपको 1/3, दिल्ली में आधे से ज्यादा लोग आपको दिख जाते हैं। दिल्ली में कई बार आपको 75-80% लोग भी दिखाई दे जाते हैं जो मास्क पहने हुए हैं। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। महामारी बढ़ रही है, इसके बारे में चिंता घट रही है, प्रिकॉशन गिर रहे हैं, बहुत बड़ा खतरा है। आर्थिक संकट, सरकार की तरफ से वायदा किया गया था, दावा किया गया था कि ठीक है नुकसान हुआ, अब उसके बाद दनादन हमारी इकोनॉमी पिक कर लेगी। शुरू में जो एम्प्लॉयमेंट के आंकड़े आए उससे उम्मीद भी बनी है कि बड़ी तेजी से पिक कर रही है। लेकिन आज जो पूरा विश्लेषण आया है वो बताता है कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ जून के महीने की शुरुआत में, तो पहले कुछ दिन तो पिकअप किया इकोनॉमी ने, उसके बाद स्लो डाउन हो गया है। इकोनॉमी वहां नहीं जा पा रही है जहां वो 23 मार्च को थी, 24 मार्च को थी, मार्च के महीने के शुरुआत में थी, वैसी नहीं। जगह जगह से खबरें आ रही हैं। फरीदाबाद जो कि दिल्ली के नजदीक का शहर है, बहुत बड़ा औद्योगिक शहर है, कंपनी दर कंपनी छटनी किए जा रही हैं अपने एम्प्लॉयज की। सब तरफ से आ रही है खबरें। कुछ खबर आती है कि कुछ कंपनी ने एम्प्लॉयज को हवाई जहाज से वापस बुला लिया, तो वहां तो वो तो खबर फ्रंट पेज पे छप जाती है। लेकिन जब पड़ोस की कंपनी कहती है कि 3000 के एम्प्लॉयज को छांट दिया, कहीं 500 एम्प्लॉय को छांट दिया, और कंपनी कहती है जो कैजुअल एम्प्लॉय हैं वो कल से ना आए, ये अखबार में खबर छपती नहीं। छटनी हो रही है, स्थिति पहले से विकट हो रही है, और ये बात हमारे दर्ज होनी बंद हो गई है। प्रधानमंत्री ने बीच में भाषण कर दिया, कह दिया कि आपको ये जो राशन है 5 महीने और मिलेगा, नवंबर तक मिलेगा। अच्छी घोषणा थी, बेहद जरूरत थी, हम लोग बार बार मांग कर रहे थे, घोषणा अच्छी है। लेकिन जिस अंदाज में घोषणा की उससे स्पष्ट हो गया कि अब ले दे के सिर्फ यही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। ना तो किसान को फसल का दाम मिलेगा, ना जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा मिलेगा, ना जो लोग रिट्रेंच हो रहे हैं उनको किसी किस्म का फायदा मिलेगा, ना ही और कुछ भी जो सरकार से उम्मीद थी, ब्याज के अंदर छूट, बाकी चीजों की जिसकी जरूरत थी, उन सब को देने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। सरकार मुट्ठी बंद करके बैठी हुई है। संकट का समय है, सरकार इस वक्त मुट्ठी बंद करके बैठी हुई है और ये बदलने वाला नहीं। तो आर्थिक संकट जो है पहले से गहरा रहा है, और अब इसका असर शिक्षा पे पड़ता दिखाई देना शुरू हुआ है। हमारे साथी जो कि मिशन जय हिंद के पहले फेज में गए, सबने आके रिपोर्ट किया जी सबसे बड़ी समस्या एक जो गरीबों को आ रही है वो ये कि बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजा था, अब बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज नहीं सकते, उनको वापस सरकारी स्कूल में लाना चाहते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल अब कहते हैं कि नहीं, जाने से पहले फीस दे के जाओ, फीस दिए बिना कैसे जाओगे। और हरियाणा में क्या हुआ किस्सा, हरियाणा सरकार ने पहले तो खुशी खुशी नोटिस निकाल दिया कि हाँ आप सरकारी स्कूल में ले आइए, सरकारी स्कूल खुले हैं और आपसे कुछ नहीं मांगा जाएगा, आपको एडमिशन दिया जाएगा। ये लॉ है देश का। सरकारी स्कूल में 8वीं क्लास तक कोई बच्चा जाए, उससे कुछ नहीं मांगा जा सकता, बस उसकी एज देखिए, एज अप्रोप्रिएट क्लास में उसको भर्ती आप कर लीजिए। 15 दिन के अंदर अंदर हरियाणा सरकार पलट गई, 15 नहीं 11 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि शिक्षा के जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े स्कूल चलाते हैं, स्कूल्स की चेन चलाते हैं, राजनीति में पैसा देते हैं, चुनाव के वक्त मदद करते हैं, ये सब लोग वहां पहुंच गए। और अगले दिन 26 जून को हरियाणा सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला कि नहीं, सरकारी स्कूल में आ तो सकते हो लेकिन स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा प्राइवेट स्कूलों से। जिसका मतलब क्या है, अब प्राइवेट स्कूल हरियाणा के अंदर बच्चों से कह रहे हैं, अब बच्चों के पेरेंट्स से कह रहे हैं स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट तब देंगे जो पिछले 4 महीने की ये फीस दोगे, ये वाला भी ड्यू था, वो वाला भी ड्यू था, ये 30,000 का बिल है, 40,000 का बिल है, क्लियर करके जाओ, नहीं तो तुम्हारे को स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। शिक्षा पे असर हो रहा है, खाने पे असर हो रहा है। तो आर्थिक संकट गया नहीं है, आर्थिक संकट बैठ गया है और अगले 3 महीने में गहराएगा, क्योंकि ये जो मॉनसून का समय है ये देश के गरीबों के लिए बहुत मुश्किल समय है। अभी तक मनरेगा ने किसी तरह संभाला है, पिछले 2 महीने में मनरेगा का बहुत काम हुआ है, मॉनसून में मनरेगा का काम होगा नहीं, बहुत कम होगा वो।
और गरीबों के लिए मानसून का समय वो होता है जबकि कोई मजदूरी नहीं मिलती। ऐसे समय पे कौन मदद करेगा, कैसे करेगा, किसी के पास इसका नक्शा नहीं। तो आर्थिक संकट गहरा है, बना हुआ है, गया नहीं है, अर्थव्यवस्था वापस नहीं आ रही है और सरकारें हाथ खड़ा करके बैठ गई। तीसरे संकट का भी चलते चलते सिर्फ जिक्र कर दूं, क्योंकि अखबारों की सुर्खियां पढ़ के आपको लग रहा होगा तीसरा संकट तो सुलझ गया, क्योंकि अब अखबारों के अंदर आता है कि चीन और भारत दोनों की सेनाएं डिसएंगेज कर रही हैं, यानी कि दोनों गुत्थम गुत्था थी, अब डिसएंगेज कर रही हैं, दोनों सेनाएं पीछे हट रही। चीन 1.8 किलोमीटर पीछे चला गया, चीन 2 किलोमीटर पीछे चला गया। कोई पूरा सच नहीं बताता। पूरा सच ये है कि चीन, अगर मान लीजिए यहां पे हमारी देश की लाइन थी, ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसको बोलते हैं, क्योंकि कोई बहुत क्लियरली ड्रॉ की हुई लाइन ना तो मैप पे है ना ही जमीन पे है, मगर भारत कल तक मानता था कि भाई यहां तक हमारा हिस्सा है, चीन की भी फौज मानती थी यहां तक हमारा हिस्सा है। अब क्या हुआ है, चीन ने धक्के से उस लाइन ऑफ कंट्रोल को खिसका के यहां कर दिया है। पिछले वाली लाइन चली गई, जो यहां पे लाइन थी वो हट गई, चीन यहां पे आ गया। अब चीन कह रहा है कि हाँ ठीक है, हम थोड़ा पीछे हट जाते हैं, आप भी पीछे हट जाइए। ये हो रहा है। चीन 2 कदम आगे लेता है हमारे इलाके में, फिर कहता है कि ठीक है आधा कदम मैं पीछे चला जाऊंगा, मगर वो तभी अगर आधा कदम आप भी पीछे जाओ, और उसके लिए हमारी सरकार तैयार हो रही है। तो हकीकत ये है, ये बात कड़वी लगे, ये बात गलवान वैली के अंदर भी है, और ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से पेंगोंग लेक के करीब भी है, जहां हो ये रहा है कि वहां 8 पहाड़ हैं, एक तरह से 8 पहाड़ की एक छोटी पहाड़ियां हैं जो लेक में जाके छूती हैं, और भारत मानता था कि उस 8 तक भारत की सीमा है, यानी कि 8वां पहाड़ जहां खत्म होता है वहां पे भारत की सीमा समाप्त होती है। चीन कहता था कि 4थे पहाड़ से आगे आप मत आइए, ये डिस्प्यूट था भारत का। अब क्या हो रहा है, चीनी फौज 4थे तक आके सीधा बैठ गई, और अब क्या होगा, समझौता अभी हुआ नहीं है, हो जाएगा, कुछ दिन के बाद खबर आ जाएगी, उसमें बैंड बाजे हमारे यहां बजेंगे। चीन कहेगा ठीक है आप दूसरे तक चले जाइए, हम भी दूसरे तक आ जाते हैं। क्या हो रहा है, मोटी बात यह है, चीन की फौज हमारे इलाके पे कब्जा करके बैठ गई है। भारत को इस वक्त बैकफुट पे होके समझौता करना पड़ रहा है, डोवल वो समझौता कर रहे हैं, आर्मी जनरल्स को आदेश दिया जा रहा है हमने फैसला कर लिया, अब तुम चुपचाप से पीछे हट जाओ, और इसको मीडिया की मदद से मैनेज करके देश के अंदर एक विक्ट्री की तरह पेश किया जा रहा है, या कम से कम समझौता हो गया, बराबरी का समझौता हो गया, इस तरह से पेश किया जा रहा है। तो ये खतरा भी गया नहीं। 3 खतरे देश के सामने हैं, तीनों खतरों का अभी कोई समाधान नहीं। सरकारें हाथ खड़ा कर चुकी हैं, विपक्ष मजा ले रहा है, सब पे लागू नहीं होती है, मगर मोटे तौर पे बड़ी विपक्षी पार्टी या तो खुद घबराई हुई घूम रही है, या फिर मजा ले रही है कि चलो अच्छा फंस गई मोदी सरकार, जरा करने दो, अब इनको हम देखते हैं। ये खतरे की बात है, क्योंकि ये देश का खतरा है, ये किसी एक पार्टी का खतरा नहीं है, किसी एक सरकार का खतरा नहीं है, देश का खतरा है। अगर ये महामारी आगे बढ़ती रही तो पूरे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। आर्थिक स्थिति जो है वो पिछले 40-50 साल का सबसे बड़ा संकट हमारे ऊपर है, और सीमा की बात तो हम जानते हैं, 62 के बाद सबसे बड़ी घटना हुई है। ऐसे में हमें कुछ करना होगा, इसलिए हमने स्वराज इंडिया ने कॉल दिया कि हम इस चक्कर के अंदर नहीं पड़ते, मेरे देश पे संकट है, मैं तो जाऊंगा, इसको सुलझाने की मदद करने की कोशिश करूंगा। आज राजनीति का समय नहीं है, लोकनीति का समय है। राजनीति मतलब सीमित सेंस में जो राजनीति होती है, मतलब सिर्फ सत्ता की राजनीति जो आज हो रही है, अशोक गहलोत, ये अपने सचिन पायलट और अमित शाह जी, ये वाला जो खेल चल रहा है, ये बहुत संकीर्ण अर्थ में सत्ता की राजनीति। देश के सामने जब इतना बड़ा संकट है तो केवल वो नहीं हो सकती, लोकनीति करनी होगी, जिसे जयप्रकाश नारायण जो लोकनीति कहते थे, वो जो कि सत्ता की राजनीति से मुंह नहीं फेरेगी, इसके प्रति भी टिप्पणी करेगी, इसमें क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में बोलेगी, बोलना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ निर्माण भी, रचना भी, ये सब काम भी करेगी।
और स्वराज इंडिया की तरफ से हम ये संकल्प लेके मैदान में उतर खड़े हुए हैं। मेरे ख्याल से स्वराज इंडिया पहली पॉलिटिकल पार्टी है जो इस संकल्प के साथ 100 दिन का मिशन लेके मैदान में उतर पड़ी है। क्या कर रहे हैं हम? हमारी टीम्स बनी हैं, एक्टिविटी सेंटर्स बने हैं देश भर में, देश के शायद 8-10 राज्यों में, एग्जैक्ट आंकड़ा आपको कल तक हम दे पाएंगे। देश के 8-10 राज्यों में हमारी लगभग 100 जगह पे एक्टिविटी सेंटर्स बन रहे हैं। वहां से टीम्स बन बन के गांव गांव जा रहे हैं। कुछ जगह ऐसी है महाराष्ट्र वगैरह में खास तौर पे जहां बिल्कुल भी बाहर निकलने की स्थिति नहीं है। बेंगलोर की टीम से अब चेक करना पड़ेगा कि अब के बाद वहां बेंगलोर में क्या स्थिति है। वहां पे वो फोन से कर रहे हैं जो कुछ भी काम, क्योंकि वो बाहर जाने की स्थिति में नहीं है अभी कोई भी वहां। लेकिन ज्यादातर इलाकों में हमारी टीम गांव में और बस्ती में जा रही है। जाके क्या काम करेंगे ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप भी इससे जुड़ सकें। ये देश का मिशन है, इस देश को आज मदद की जरूरत है। और मुझे पता है कि आप में से कई साथी जो सुन रहे हैं वो स्वयं इस मिशन को ज्वाइन कर चुके हैं। आपके पास फोन भी आया होगा। अगर फोन नहीं आया हो तो आप आखिर में यहीं पे इनबॉक्स में डाल देना भी मेरे पास अभी तक फोन नहीं आया है। आप में से कई साथी जुड़ गए होंगे और इंतजार कर रहे होंगे भाई ट्रेनिंग कब होगी। ट्रेनिंग 2 दिन डिले हुई है, इस सैटरडे संडे को होनी चाहिए थी, अब वो ट्यूसडे से मंगलवार से ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी और हम उसके बाद फील्ड में जाना कुछ टीमों ने शुरू कर दिया, बाकी लोग ट्रेनिंग ले लेके फील्ड में जाएंगे। जाके करेंगे क्या? पहला, हम गांव गांव में कोरोना वायरस का जो खतरा है और उससे निपटने के जो तरीके और सावधानियां हैं इसके बारे में सूचना देंगे। पायलट सर्वे से हमें पता लगा कि ये सूचना अभी भी बहुत कम है। हाँ, कोरोना कोई चीज है, पता नहीं क्या चीज है, ऐसा सेंस तो है, लेकिन करना क्या चाहिए? कोई महंगी चीजें करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सस्ती चीजों से काम चल सकता है। कुछ सावधानियां लेने की जरूरत है, इसके बारे में पता नहीं। तो पहला काम जो हम करेंगे, गांव गांव जाके कोरोना वायरस का जो संकट है, क्या सावधानियों की जरूरत है और क्या झूठी बातें जो प्रचार चलती रहती है, फला चीज ले लो इससे ठीक हो जाएगा, ये जादुई इलाज आ गया है, फला चीज खाने से कोरोना हो जाता है, इन सब का खंडन करेंगे, झूठ का खंडन करेंगे, लोगों को क्या करना चाहिए इसकी जानकारी देंगे और उनके प्रश्नों का उत्तर देंगे, इसके बारे में पर्चा बांटेंगे। पहला काम देश सेवा का काम है, इस वक्त इसकी बेहद जरूरत है और अगर हमारे करने से एक व्यक्ति की भी जान बचती है तो बहुत बड़ा काम कर दिया हमने, मानव होने के नाते, प्राणी होने के नाते। पहला हमारा धर्म यही होता है। दूसरा, हम जाके वहां गांव में या बस्ती में क्या स्थिति है, लोगों की आर्थिक स्थिति क्या है, रोजगार की स्थिति क्या है, क्या क्या नुकसान हुआ है उनको लॉकडाउन से। जैसे मैंने बताया, शिक्षा का नुकसान हुआ है, आर्थिक स्थिति के अंदर नुकसान हुआ है, कई लोगों को दूसरी बीमारी का इलाज करवाना था वो करवा नहीं पा रहे, क्या क्या समस्याएं हैं इसका जानकारी लेंगे। सरकार ने जो जो कहा है कि ये चीजें होनी चाहिए हम कर रहे हैं, क्या वो वास्तव में हो रही है? सरकार ने जो राशन की घोषणा की है क्या वो वास्तव में पहुंच रहा है? जब हमारे साथियों ने जांच किया तो बहुत कम इलाकों में वास्तव में पूरा राशन मिल रहा है जो कि सरकार की तरफ से घोषणा हुई है। सरकार ने कहा था 5 किलो के अलावा ऊपर से 5 किलो और मिलेगा। कई जगह पे सिर्फ वो 5 किलो मिल रहा है, कई जगह पे वो 5 किलो एडिशनल देने के बजाय कुछ थोड़ी बहुत और चीज देके काम चला लिया। कई जगह पे जो पहले 5 किलो मिलता था 2 रुपए के हिसाब से वही मुफ्त पकड़ा दिया, कहा अच्छा ये तो मिल गया तुम्हें सरकार से। तमाम तरह के खेल हो रहे हैं। हम जाके जांच करेंगे वास्तव में क्या राशन मिल रहा है जो मिलना चाहिए, जनधन योजना के तहत जो ट्रांसफर होने चाहिए थे वो हो रहे हैं, जो फ्री गैस सिलेंडर मिलने थे वो मिले, जो पेंशन में एक मुफ्त राशि मिलनी थी वो मिली। इन सब की जांच करेंगे और स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए सरकार की तरफ से क्या अरेंजमेंट है इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये दूसरा काम है। तीसरा, हम जाके लोगों के पास एक वैकल्पिक प्लान क्या होना चाहिए उसकी जानकारी हम लोगों के सामने रखेंगे। वैकल्पिक प्लान का मतलब जो 7 बिंदु वाली प्लान याद है आपको, हमने जो जिसका जिक्र किया था 7 पॉइंट प्लान, उसको बाद में हमने बदला है क्योंकि ये पहले 7 पॉइंट प्लान जब बना तब सबसे बड़ी जरूरत थी कि मजदूरों को घर वापस भेजा जाए। अब तो किसी तरह मरते पिटते गिरते पहुंच गए हैं अपने घर पे। तो एक रिवाइज्ड 7 पॉइंट प्लान है जो कि हम लेके जा रहे हैं। वहां जाके गांव में उसके बारे में समझाएंगे,
समझाएंगे और लोगों से आग्रह करेंगे कि आप भी इसको ज्वाइन कीजिए। ये 7 पॉइंट प्लान जो है ये राष्ट्रीय प्लान बने। ये तीसरा काम हम करेंगे। चौथा, लोगों की जो समस्याएं आंख से दिखती हैं उसमें उनकी मदद करना। अब समस्या सुलझाना तो हमारे हाथ में नहीं है। राशन नहीं मिल रहा तो कल को हम राशन पकड़ा तो नहीं सकते, लेकिन राशन की दुकान काम ठीक से नहीं कर रही उसकी शिकायत करने में तो हम मदद कर सकते हैं। मनरेगा में ठीक से अगर नहीं मिल रहा काम, उसके बारे में कहीं अखबार के अंदर खबर तो दे सकते हैं, देश को तो सूचित कर सकते हैं। तो लोगों की जो शिकायत निवारण में या कम से कम लोगों को संगठित करना ताकि लोग खुद मिलकर अपनी आवाज उठा सके, ये काम हम कर सकते हैं। तो चौथी चीज, शिकायत निवारण के अंदर मदद करेंगे, उसमें सूचना उनको देंगे ताकि वो स्वयं अपनी शिकायत, अपनी समस्या को सुलझाने के लिए 1-2 कदम ले सके। और पांचवा काम, हम वहां टीम जोड़ेंगे, लोगों को जोड़ेंगे ताकि वहां एक टीम बन जाए। अगली बार अगर वहां पे कोरोना वायरस पहुंचता है, जो धीरे धीरे पहुंचेगा, शहरों से शुरू हुआ, अब थोड़ा सा अपेक्षाकृत अमीर राज्यों में है, फिर गरीब राज्यों में भी आएगा, और जब गरीब राज्यों के गांव तक पहुंचेगा तब तक वहां एक टीम बनी हो जिसके पास सूचना हो, जिसके पास संपर्क हो, और जो वहां गांव के लिए अपनी बस्ती के अंदर लोगों की मदद का काम कर सके, वो टीम्स हम बनाएंगे। ये है मिशन जय हिंद। मिशन जय हिंद के लिए जैसे मैंने बताया, एक्टिविटी सेंटर बने हैं, हर एक्टिविटी सेंटर में टीम्स बन रही हैं, और हमने कहा कोई बड़ा लाभ लश्कर लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है। बस 3-4 लोगों की टीम गांव में जाएगी ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सके। गांव में जाके गांव के लोगों से 2-3 अलग अलग ग्रुप से बात करेंगे और कम से कम 10 घरों के अंदर जाके बात करके आएंगे, घर से स्थिति क्या है पता करेंगे और उसकी सारी सूचना देश के सामने लाएंगे। तो अगले हफ्ते से मैं आपको मिशन जय हिंद के अंदर जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं वो सूचनाएं आपके साथ साझी कर सकूंगा, और वो तस्वीर हम पूरे देश के सामने रखेंगे कि संकट क्या है, क्या समस्या ज्यादा बड़ी है और किस तरह के समाधान होने चाहिए। क्योंकि इस संकट के अंदर संकट और समाधान, इन दोनों की जिम्मेवारी हमें अपने ऊपर लेनी होगी। इसके लिए देश भर के हजारों लोगों ने हमारे साथ जुड़ने का संकल्प किया है। हमने एक मिस्ड कॉल नंबर भी रिलीज किया था, एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया है। थोड़ी देर में मैं आपको मिस्ड पढ़ के सुना दूंगा। वैसे यहाँ पे इनबॉक्स के अंदर भी वो मिस्ड कॉल नंबर और व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम, पता, डिटेल्स अपना भेज सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपको मिस्ड कॉल करने की जरूरत ही नहीं है। और यदि व्हाट्सएप आप अभी नहीं कर पा रहे हैं, आसान तरीका चाहते हैं, बस आप एक मिस्ड कॉल पे नंबर दे दीजिए, आपको कॉल बैक होगा। अगर आपने मिस्ड कॉल में किया है और अब तक कॉल बैक नहीं किया, हालांकि हमारे साथियों ने कोशिश बहुत की है, हमारी टीम्स लगी हुई हैं, एक मिस्ड कॉल पे वापस कॉल कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई प्रोफेशनल पेड स्टाफ तो होता नहीं है ना। हमारे आप जैसे वॉलंटियर हैं जो कॉल कर रहे हैं। अगर किसी वश आपके पास कॉल नहीं आया है, निसंकोच आप यहीं इस कमेंट में लिख दीजिए, भैया मैंने मिस्ड कॉल किया था, मेरे पास अभी तक कॉल नहीं आया। हो सकता है उस टाइम कॉल किया हो जिस वक्त आप किसी काम में व्यस्त हो, आप कॉल न ले पाए हो। अगर ऐसा कुछ है तो आप बताइए, लिखिए, हम आपको दोबारा अभी संपर्क करेंगे। ये जो मिस्ड कॉल का नंबर है ये मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, 844-889-3011। दोबारा बोल दूं, 844-889-3011, 844-889-3011। ये मिस्ड कॉल नंबर है। इस मिस्ड कॉल नंबर पे आप एक मिस्ड कॉल देंगे, आपको वापस कॉल आएगा। थोड़ी देर में मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भी पढ़ के बता देता हूं। अगर आप डायरेक्ट उस व्हाट्सएप नंबर पे अपना मैसेज भेज दें, नाम पता, फिर आपको मिस्ड कॉल देने की भी जरूरत नहीं है, आपके पास सारा फॉलोअप अपने आप होना शुरू हो जाएगा। इस प्रयास में आप बता सकते हैं आप इस मिशन में योगी बनना चाहेंगे, क्योंकि ये कर्म योगी। लोग कहते हैं ना भाई, कार सेवा, ये गुरुद्वारों से शुरू हुआ। कम से कम मैंने गुरुद्वारों में पहली बार कार सेवा देखी, बड़ा सुंदर लगा मुझे। तो धर्म के लिए लोग कार सेवा करते हैं, देश धर्म के लिए सरोकार सेवा करें, क्योंकि अपना देश है, देश से सरोकार है। वो सरोकार सेवा करने वाले कर्मयोगी हैं। अब आप इसमें योगी बनेंगे, सहयोगी बनेंगे, आप बताइए। योगी का मतलब
आप 11 अक्टूबर तक अपना सारा समय इसमें देंगे। सहयोगी का मतलब मैं कोई दूसरा काम कर रहा हूं, लेकिन हाँ हर रोज 2-3 घंटा जरूर देने को तैयार हूं, या सप्ताह में 2 दिन मैं देने को तैयार हूं, वो सहयोगी हो गए। आप ग्राउंड पे काम करना चाहते हैं, ग्राउंड पे काम कर सकते हैं। किसी कारण से आपको लगता है ग्राउंड पे जाने में आप असमर्थ हैं, सोशल मीडिया में सहयोग कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा। आप हमारी कम्युनिकेशन टीम को ज्वाइन कीजिए, आप वो कर सकते हैं। जो व्हाट्सएप नंबर जिस पे आप कॉल कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है 992757 365। दोबारा पढ़ देता हूं, 999 2757 2757 365 365। इस पे आप व्हाट्सएप भेजिए, मैसेज भेज सकते हैं, और आप मिशन जय हिंद से जुड़ सकते हैं। मिशन जय हिंद इस देश में जहां इतनी बड़ी संकट है, उस संकट के बीच राजनीति के छोटे खेल खेलने की बजाय इस देश की लोक नीति को जोड़ने का एक तरीका है, देश की संकल्प शक्ति जोड़ने का तरीका है। क्योंकि एक बार इन संकटों से हम मुकाबला कर लेंगे, चुनाव तो फिर भी आएंगे, कुर्सियां तो फिर भी आएंगी, बाद में सब देखा जाएगा। लेकिन इस वक्त बिना ये छोटे खेल खेले बड़ी बात को आगे रखते हुए चलना है। इसीलिए मैंने वो ये बात कही थी जो मेरे कई साथियों को पसंद नहीं आई, कि चीन वाले मामले पे मोदी जी ने गफलत की है, सरकार की तरफ से लापरवाही हुई है, हमारी जमीन पे कब्जा हुआ है। लेकिन इस वक्त इस बात पे हम सरकार को कॉर्नर ना करें, सरकार को चित्त करने की कोशिश ना करें, हम सरकार को मजबूर ना करें कि सरकार को कुछ ना कुछ बॉर्डर पे दिखावे की कार्रवाई करनी पड़े ना। इस वक्त हमारे पास बहुत बड़े संकट हैं, बाद में निपट लेंगे, वक्त आएगा सब चीज़ों को हम निपटेंगे। इस वक्त प्रायोरिटी अपनी सीधी रखें। यही बात मैं व्यक्तिगत रूप से हम सबसे भी कहता हूं। छोटे मोटे काम, दोस्ती, शादी, बारात, छोटे मोटे जीवन के फैसले, कैरियर, सब बाद में होता रहेगा। ये राष्ट्रीय संकट की घड़ी है। इस वक्त हमें अपनी सब प्रायोरिटीज को छोड़ के फोकस रखना है, और वो फोकस हमारी प्रायोरिटी का होगा इस वक्त राष्ट्रीय संकट जो मिशन जय हिंद है, उसके लिए आप जुड़ेंगे। एक बार फिर आपसे अपील करता हूं, उससे जुड़े हुए कोई प्रश्न आपके मन में हो आप जरूर भेजिए। आप प्रश्न कुछ भी हो आप अपने भेज दीजिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े और जुड़ के इस मिशन जय हिंद के अंदर हिस्सा लें। ये मिशन जय हिंद का काम देश के तमाम इलाकों में चल रहा है। तमिलनाडु में चल रहा है, केरला में चल रहा है, कर्नाटका में चल रहा है, महाराष्ट्र में, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, बंगाल और उड़ीसा, इन सब में चल रहा है। मैं आपको विश्वास से बता सकता हूं, इन सब जगह हमारी यूनिट्स हैं। तो इनमें से किसी यूनिट से आप जुड़ना चाहें, आप संपर्क करें। जहां हैं वहां रह के आप काम कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त ऐसा है कि संभव नहीं है कि आप 500,000 किलोमीटर दूर जाएं। तो हम क्या करेंगे, आपको किसी नजदीक के एक्टिविटी सेंटर से जोड़ देंगे। नजदीक के एक्टिविटी सेंटर से जुड़ के आप अपना समय मीनिंगफुली इसमें लगा सकेंगे, ताकि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद देश उबर जाएगा इस सब स्थिति से।